तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? व्यापारी और व्यापार, समुद्र तट के लगे राज्य, रेशम मार्ग, बौद्ध धर्म का प्रसार, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा और भक्ति की शुरुआत। सबसे पहले यह है कि दक्षिण भारत में सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? सोने, मसाले और खास तौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों व सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। एक ये है कि दक्षिणी भाग में क्या है? दक्षिण भाग में तटीय प्रदेश, पहाड़, पठार, नदी के मैदान, कावेरी है, गोदावरी है, ये सब क्या और जो उपजाऊ मैदान है दक्षिणी भाग में। ये कि 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक के दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। ये सब शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, पढ़ेंगे संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा है। यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली थे। 2300 साल में दक्षिण भारत में ये तीनों काफ़ी शक्तिशाली थे। इधर एक गोल्डन कॉइन कुषाण वंश ने चलाए। ये पूछ लिया जाता है गोल्डन कॉइन किसने चलाए? तो गोल्डन कॉइन कुषाण वंश ने चलाए। कार्ल की गुफा कहाँ है? कार्ल की गुफा महाराष्ट्र में है। यह कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है और भागवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और देखेंगे भक्ति शब्द है, ये भुज से बना है जिसका अर्थ है कि विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। और एक ये इधर यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है कि तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इसमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, चोलों का पतन पुहार और कावेरीपट्टनम, और दूसरा पहाड़ियों की राजधानी मदुरै। अब ये है कि ये पॉइंट बचा है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ठीक, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ये पश्चिम एशिया से आए थे। ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अब हम देखेंगे रेशम मार्ग। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर उनसे सूत कताई होती थी जिससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। चीन से लोग पैदल और घोड़े पर दूर दूर जगह पर रेशमी कपड़ा अपने साथ ले जाते थे। वह रास्ता रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस रास्ते से अपने रेशमी कपड़ा ले जाते थे वह रास्ता रेशम मार्ग से प्रसिद्ध हो गया। चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ों का फैशन बन गया। किन किन के बीच फैशन बन गया? रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े का फैशन बन गया। सिल्क रूट यानी कि आपका रेशम मार्ग, इस सिल्क मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। पेशावर व मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे और तक्षशिला भी थी। ठीक है, देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ था। सेपरेट ऑफ बुद्धिज्म। कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कनिष्क, यह कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कनिष्क है जिसने क्या किया था? बौद्ध परिषद का गठन किया था 1900 साल पहले। ठीक है, इससे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और एक बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरिता जो किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है,
जो कनिष्क का दरबारी था। कनिष्क का दरबारी अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी है। अब देखेंगे थेरवाद क्या होता है। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप को हम थेरवाद कहते हैं। यह बौद्ध धर्म की नई धारा कौन सी है? महायान। इसकी दो विशेषताएं कि बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और इसका केंद्र तक्षशिला व मथुरा था। और क्योंकि मथुरा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था तो वही मूर्तियां बनती थी। और दूसरा है बोधिसत्व की अवधारणा में परिवर्तन आया। समाज के बीच में रहकर इससे ये परिणाम आया, परिवर्तन आया कि समाज के बीच में रहकर भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद परिवर्तन यह आया कि ये लोग कहने लगे कि समाज के बीच में भी रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एकांत में ये समाज के बीच में रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे किन किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। मध्य एशिया में, चीन में, कोरिया में, जापान में और दक्षिण पूर्व के कुछ देश हैं श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि तक्षशिला व मथुरा की मूर्तियों में क्या क्या अंतर था, ये आपको बताना है। आंसर राइटिंग करनी है इसकी। भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री कौन सा था? फासियन जो 1600 वर्ष पहले, xuanzang ये 1400 वर्ष पहले और ईत्सिंग ये 1350 के आसपास आया था। इसकी लगभग 1350 के आसपास आया था। xuanzang तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। किसने? xuanzang ने और अन्य तीर्थयात्रियों ने नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। बस ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है। शुरू से दिखा दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेना।